नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने जा रहा हूं। ना ड्रामा चलेगा ना नारे। पीएम मोदी ने संसद सत्र के पहले ही दिन इंडी गठबंधन को क्या कहा कि आग लग गई। नई एफआईआर के बाद पहली बार संसद पहुंचे राहुल गांधी ने कैमरे देखकर क्या किया, आज आपको दिखाऊंगा। यूपी से लेकर बंगाल तक बीएलओ की मौत पर मौत क्यों हो रही है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, जिसकी भी बात होगी। बिहार के बाद बंगाल का नंबर, मोदी के मिशन बंगाल से घबराई ममता बनर्जी ने क्या कर दिया। इसके अलावा जुल्म, जिहाद और मुसलमान को भड़काने का पूरा प्लान, मदनी से लेकर ओवैसी के बवाल का चैप्टर भी आज खोलूंगा। सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ओवैसी मदनी के निशाने पर राहुल अखिलेश का गेम फिर बिगड़ने वाला है क्या। इधर भारत ठोकने की तैयारी में, उधर इमरान को लेकर गजब कोहराम। मुनीर ने सीक्रेट मीटिंग में क्या प्लान बनाया, आज आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में सड़क पर बवाल और फौज, मुनीर अब फाइनल एक्शन की तैयारी में है क्या। और दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की वो तस्वीर आ गई जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 50 हाथियों के वजन जितना भारी शिवलिंग और उसके अनोखे चमत्कार का चैप्टर भी आज खोलूंगा। और आखिर में स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी कि जब तीखी होती ही नहीं है शिमला मिर्च तो मिर्च कहलाती क्यों, सोचा है कभी? इसका जवाब भी दूंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। साइबर फ्रॉड के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच के लिए सीबीआई को विशेष अधिकार दिए गए। कोर्ट ने कहा है कि जहां भी साइबर अपराध में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों का पता चलता है, वहां संबंधित बैंकरों की जांच करने के लिए सीबीआई स्वतंत्र होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को आदेश देते हुए कहा कि जल्द ही साइबर क्राइम सेंटर स्थापित करें। दिल्ली ब्लास्ट केस में आज एनआईए ने 10 जगहों पर छापे मारे। लखनऊ में आतंकी शाहीन के घर पर तलाशी ली गई। इस दौरान शाहीन के परिवार वालों से 7 घंटे पूछताछ हुई। वहीं पुलवामा में आतंकी मुजम्मिल और काजीगुंड में आतंकी अदील के घर पर छापेमारी हुई, जबकि शोपियां में मौलवी इरफान के घर पर छानबीन की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। याचिका में रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को 6 दिसंबर से आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा तो समय सीमा बढ़ाने की मांग वक्फ ट्रिब्यूनल में की जा सकती है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रतिशोध की राजनीति हो रही है। अपराध न होने पर भी केस बनाने के लिए ईडी और बीजेपी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। नेशनल हेराल्ड केस में एक दिन पहले ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अमेरिका के इंडियाना में भीषण सड़क हादसा हो गया। बर्फीले तूफान की वजह से 30 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए। गाड़ियों के टकराने के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। प्रशासन ने बर्फीले तूफान की वजह से लोगों को यात्रा न करने की चेतावनी जारी की है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। न ड्रामा चलेगा न नारे। पीएम मोदी ने संसद के सत्र के पहले दिन ही इंडी को क्या कहा कि आग लग गई। नई एफआईआर के बाद पहली बार संसद पहुंचे राहुल गांधी ने कैमरा देखकर क्या किया। यूपी से लेकर बंगाल तक बीएलओ की मौत पर मौत क्यों हो रही, चुनाव आयोग क्या कर रहा है। और बिहार के बाद बंगाल का नंबर, मोदी के मिशन बंगाल से घबराई ममता बनर्जी ने क्या कर दिया। सबसे पहले इस पूरी पॉलिटिक्स का चैप्टर देखिए। आज से संसद का सत्र शुरू हो गया और पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने धाकड़ तेवर दिखा दिए और ऐसे दिखाया कि पूरा इंडी गठबंधन हड़बड़ा गया। इंडी गठबंधन सोच के आया था कि भाई हमेशा की तरह सत्र शुरू होगा, बवाल काट देंगे, हंगामा कर देंगे, इसी में नरेंद्र मोदी को घेर लेंगे। लेकिन इस बार इंडी के लिए नरेंद्र मोदी आउट ऑफ सिलेबस हो गए। इंडी वालों को लगा था कि मोदी सत्र शुरू होते ही विपक्ष से अपील करेंगे कि भाई सदन चलने दीजिएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा। हर बार की तरह वो विपक्ष से सहयोग देने की बात करेंगे। यहां तो नरेंद्र मोदी ने संसद में आते ही इंडी वालों के धागे खोलने शुरू कर दिए। नरेंद्र मोदी ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि संसद को ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? जिसे ड्रामा करना है कहीं और जाए, नारे लगाने हैं तो कहीं और जाके लगाओ। नारों पे नहीं, नीति पे जोर होना चाहिए। यानी नरेंद्र मोदी ने इस बार गियर शिफ्ट कर दिया कि बहुत प्यार प्यार से बोले, मान तो रहे नहीं है लोग। उन्होंने कहा कि भाई ये सब बंद करो, ड्रामा नहीं चाहिए। ड्रामे वाली बात जैसे ही उन्होंने कही, इंडी गठबंधन एकदम तिलमिला गया। कांग्रेस को आग लग गई, खड़गे तिलमिला गए, राहुल की बहन प्रियंका तिलमिला गई, अखिलेश तिलमिला गए।
और इसी तिलमिलाहट में संसद सत्र के पहले ही दिन भयंकर बवाल हो गया। आपको पहले दिन के जबरदस्त हंगामे की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। यह भी दिखाएंगे कि इधर एसआईआर पर विपक्ष बवाल मचाता रह गया, उधर नई एफआईआर के बाद पहली बार संसद पहुंचे राहुल गांधी ने कैमरा देखकर क्या किया। एसआईआर पर चलती पॉलिटिक्स के बारे में बताऊंगा, यूपी से लेकर बंगाल तक क्या हो रहा, बीएलओ की मौत पे मौत क्यों हो रही, इसका सच क्या है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है। लेकिन संसद सत्र के पहले दिन जो सियासी हंगामा हुआ है, पहले उसकी एक झलक देखिए। Regarding the Manipur Goods and Services Bill, यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। और डेमोक्रेसी का ड्रामा ना बनाया जाए। ड्रामा कैसा करना है, कब करना है, ये टाइमिंग हमें सीखना है। आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो सर एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी तो हाउस नहीं चल पाएगा? नहीं चलेगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आधे घंटे की क्लास प्रधानमंत्री जी के साथ कृपया लीजिए। देखिए, आमतौर पर जब संसद सत्र शुरू होता है उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री आते हैं, संसद के बाहर अपना संदेश देते हैं, तो नरेंद्र मोदी उतने अग्रेसिव नहीं दिखते अमूमन जितना इस बार वो अग्रेसिव हो गए। इंडी गठबंधन ये सोचा ही नहीं था कि वो सोचकर आए थे कि एसआईआर पर बवाल करेंगे, दिल्ली धमाके पर हंगामा करेंगे, प्रदूषण पर सरकार को घेरेंगे। मोदी सोचकर बैठे हैं कि वो बड़े बड़े बिल पास करवाएंगे। 15 दिन के सत्र में करीब 13 अहम बिल लिस्टेड है। इसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी बात कह दी जिससे पूरी इंडी गठबंधन में उबाल आ गया। एक बार प्रधानमंत्री को सुनिए, फिर दिखाता हूं ये लोग कैसे तिलमिलाए। हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने क्लियर कट कह दिया कि संसद ड्रामे की जगह थोड़ी है बॉस। क्या आप ड्रामा करेंगे? संसद नारे लगाने के लिए थोड़ी है। अभी तो चुनाव में नारे लगा के आए, वहां हार के आए। लेकिन नरेंद्र मोदी की ऐसी सख्ती और समझाने के बाद भी आपको क्या लगता है इंडी गठबंधन मान गया होगा? ना, वो माने कहां। आज लोकसभा की शुरुआत होते ही फिर हंगामा कर दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विपक्ष से हंगामा न करने की अपील करते रह गए, लेकिन एसआईआर पर विपक्ष की नारेबाजी ही नहीं रुकी। देखिए कैसे हंगामा किए। sir, this is regarding the Manipur Goods and Services Bill, sir. The central government. लोकसभा में विपक्ष के इसी हंगामे को पीएम मोदी ने ड्रामा कहते हुए आगाह किया। पीएम मोदी ने विपक्ष को सलाह भी दी थी, उसे तो विपक्ष ने माना नहीं। उल्टे विपक्ष को पीएम मोदी की यह मुफ्त की सलाह इतनी चुभ गई कि इंडी गठबंधन के नेता पीएम मोदी पर फायर हो गए। देखिए क्या क्या बोले। इतना अच्छा एक्टिंग मोदी जी के छोड़ के कौन करने सकता है? देश का सबसे बड़ा एक्टर का नाम है नरेंद्र मोदी, ये तो सभी जानते हैं भाई। कह रहे हैं सबसे बड़े ड्रामा मास्टर, वो हमें समझा रहे हैं। शाबाश, हमें सीखना है। सही बात, उनसे ड्रामा कैसा करना है, कब करना है, ये टाइमिंग हमें सीखना है। वो आती बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो और डेमोक्रेसी का ड्रामा ना बनाया जाए। भाई सब भड़के हुए थे। वो ड्रामा वर्ड इन लोगों को बहुत एकदम अंदर पिन मार गया। पीएम मोदी की बातें जिन लोगों को बहुत चुभी, उनमें कांग्रेस भी, जो अभी अभी बिहार का चुनाव नरेंद्र मोदी से हार कर आई। उनमें ममता बनर्जी की पार्टी भी है, जिनका अगले साल चुनाव होने वाला है। अखिलेश यादव की पार्टी भी है, जो अभी से यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है।
देखिए, नरेंद्र मोदी ने तो एक तरह से साफ कह दिया कि जो लोग हार को पचा नहीं पाते वो संसद में नारेबाजी और हंगामे वाला ड्रामा करते हैं। जो लोग हारे हैं या जिन्हें हार का डर है वो सब इस तरह की ड्रामेबाजी संसद में करते हैं। सुनिए एक बार। पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए, और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए, और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को। तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदले। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं। इसी में इंडी वाले भड़क गए। एक तो ड्रामा बोल दिए, ऊपर से कह रहे हैं मैं टिप्स दे देता हूं, तुम लोगों से तो 10 साल में हुआ नहीं कुछ। अब जब ये कह दिए कि भाई कैसे परफॉर्म करना उसकी टिप्स ले लो, तो इंडी वाले जो है उनको आग लगी हुई है। लेकिन इंडी गठबंधन ने हंगामे को ही परफॉर्मेंस मान रखा है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने आज संसद के पहले ही दिन सख्ती दिखा दी, क्योंकि विपक्ष ने हंगामे की आदत बना ली। और मैं आपको याद दिलाता हूं, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। आप मॉनसून सत्र को याद कीजिए, जो पिछला मॉनसून सत्र हुआ 2025 का। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने कहा कि नहीं आज मेरा मूड है, मैं इनको ऐसा बोलता हूं। आप मॉनसून सत्र देखिए, मॉनसून सत्र 2025 का हुआ था, जुलाई में हुआ था। अभी पिछले बार की बात बता रहा हूं। जो प्रोडक्टिविटी थी कि भाई कितना काम हो पाया संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में कितनी थी आपको पता है? लोकसभा की प्रोडक्टिविटी थी मात्र 29%, 29% बॉस। और राज्यसभा की कितनी थी? राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी थी 34%। तो अब, और हर सत्र का ऑलमोस्ट यही हाल है। 21 दिन के सत्र में, लोकसभा में 21 दिन के सत्र में मात्र 31 घंटे काम हुआ, राज्यसभा में ऑलमोस्ट 42 घंटे। और पैसा कितना बर्बाद हुआ आप देखिए। समय तो बर्बाद हुआ ही कि भाई आप अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे नहीं उठा पाए। लोकसभा में 124 करोड़ से ज्यादा का पैसा बर्बाद हो गया, और राज्यसभा में 80 करोड़ से ज्यादा का, 80 करोड़ प्लस। कुल नुकसान 204 करोड़ से ज्यादा का हुआ। मॉनसून सत्र में विपक्ष ने शुरू में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर बवाल काटा। इसी पर अड़ा रहा कि पीएम मोदी सदन में आकर जवाब दे। जब यह सब हो गया तो विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की जिद पकड़कर बैठ गया, संसद नहीं चलने दी। मॉनसून सत्र तो 1 महीने का था, इस बार का सत्र तो 15 ही दिन का है, और विपक्ष ने पहले ही दिन संकेत दे दिए हैं कि इन 15 दिन में क्या होने वाला है। विपक्ष के नेता इसी बात पर अड़े हैं कि एसआईआर पर चर्चा होगी तभी सदन चलेगा। सुनिए समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने क्या कहा और कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा। सर, एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी तो हाउस नहीं चल पाएगा? नहीं चलेगा। सरकार किसी चीज पे चर्चा नहीं करना चाहती तो कैसे चलेगा सदन? उनको कुछ तो मानना चाहिए ना। एसआईआर पे नहीं तो इलेक्शन रिफॉर्म पे, किसी रिलेटेड इशू पे भी तो कर सकते हैं डिस्कशन। तो जब तक वो डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे चल सकता है सदन? प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे थे कि मौसम का मजा लो। किस मौसम का मजा ले रहे हैं दिल्ली वाले? तो बाहर थोड़ा झांके ना क्या हो रहा है देश में। प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि इस देश में कभी सदन में जो है, जो ये लोग मुद्दा उठाते हैं उस पर चर्चा ही नहीं होती। कौन सी चीज पे चर्चा नहीं हुई बॉस? ऑपरेशन सिंदूर पे बोले कि नहीं चर्चा होनी है, नहीं हुई चर्चा, खुल के चर्चा हुई। पीएम बोले नहीं थे ऑपरेशन सिंदूर। मणिपुर पे पीएम बोले नहीं थे पिछली बार। कौन सी ऐसी चीज है जिस पर विपक्ष बोलता है तो चर्चा नहीं होती? लेकिन इनका है कि वक्त भी हम तय करेंगे, जगह भी हम तय करेंगे, और जब हम बोलेंगे तभी होगा। इससे थोड़ी सदन चलता है, फिल्म थोड़ी चल रही है। प्रियंका वाड्रा एसआईआर का मुद्दा उठा रही है।
राहुल गांधी तो साइलेंट मोड में है, क्योंकि बिहार की हार और एसआईआर के बवाल के बीच एफआईआर हो गया। यहां एसआईआर कर रहे हैं, वहां एफआईआर हो रखा है। एफआईआर नेशनल हेराल्ड केस में हुई। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज हो गई है। उन पर आपराधिक साजिश रचने के आरोप हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद आज पहली बार राहुल गांधी संसद में मीडिया के सामने आए, लेकिन एक को शब्द नहीं बोले। रिपोर्टर उनसे लगातार सवाल करते रहे, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। देखिए क्या एसआईआर छोड़िए, एफआईआर के बाद क्या हाल है देखिए जरा। इधर भैया, राइट साइड हटिए। थैंक यू ब्रदर। No, I'm not talking right now. Thank you. He's ready to give tips to the Congress party. सरकार है, आराम से, Prime Minister said that. Come, let me get it. जल्दी। अब सोचिए, राहुल गांधी घूमते फिरते चलते फिरते कुछ नहीं तो कम से कम अडानी अंबानी तो बोल के निकल ही जाते थे। वो आज कुछ नहीं बोल पाए जब से कल से एफआईआर हुई है। एसआईआर पे भी नहीं बोल पाए। एफआईआर का असर है क्या है भगवान जाने। राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन इंडी गठबंधन माहौल ऐसा बना रहा है कि जैसे नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर डाल दिया। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा को लेकर अड़ा है। वो यही माहौल बना रहा है कि एसआईआर के आड़ में वोट चोरी हो रही है और इसी से पीएम मोदी बिहार का चुनाव जीते। लेकिन विपक्ष के इस नैरेटिव को खुद इंडी गठबंधन की पार्टी के ही एक सांसद ने धुआं कर दिया। उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने वोट चोरी के आरोपों को नकारते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में तो निष्पक्ष चुनाव हुआ था। सुनिए, इंडी अलायंस में है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके सांसद सदन में क्या कह रहे हैं वोट चोरी पे। यहां पर सब लोगों ने कहा कि इलेक्शन निष्पक्ष के बारे में उन्होंने बात की। मैं अपने स्टेट की बात करूंगा, मैं ज्यादा नहीं दूर जाऊंगा। 2024 अक्टूबर में वहां पर इलेक्शन हुए, मोस्ट फेयर इलेक्शन हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद कह रहे हैं मोस्ट फेयर इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुए। बताइए, संसद न चलने का सारा ठीकरा विपक्ष सरकार पर फोड़ रहा है। यह आरोप लग रहे हैं कि सरकार सदन नहीं चलने दे रही, एसआईआर पर चर्चा से भाग रही है। लेकिन सत्र के पहले ही दिन सरकार ने क्लियर कर दिया कि वो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार विपक्ष की तरफ से उठाए गए किसी भी मुद्दे की अनदेखी नहीं कर रही है। सरकार एसआईआर और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन अगर विपक्ष ये शर्त लगा दे कि चर्चा आज ही होगी तो यह मुश्किल है। किरण रिजिजू ने समझाया कि 12 विपक्षी पार्टियों के अलावा कुछ और विपक्षी पार्टियां भी हैं, उन्होंने भी कुछ मुद्दे उठाए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष की एक ही डिमांड है। किरण रिजिजू ने कहा कि एसआईआर पर चर्चा को सरकार ने रिजेक्ट नहीं किया है, यह सरकार के ध्यान में है। भाई कुछ वक्त तो दीजिए। लेकिन इनका हिसाब ये है भाई फिल्मी वाला कि वक्त भी मेरा होगा, जगह भी मेरी होगी वाला हिसाब है। हमने कह दिया अभी तो अभी कराओ, नहीं तो संसद नहीं चलने देंगे। भाई आपके यहां के जिन लोगों ने आपको सांसद बना के भेजा इसी के लिए, इसीलिए नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि ड्रामा ये सब मत कीजिए। इंडी गठबंधन की यही दिक्कत है कि उसे सारी चीजें अपनी शर्त पर चाहिए। वो सत्ता में आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको है कि ना हम जो है ना नरेंद्र मोदी को यहां मजबूर करके दिखाएं। क्या आप मजबूर कर पा रहे हैं मुझे बताइए? पैसा बर्बाद हो जाता है, इलाके का मुद्दा नहीं उठ पाता, कोई चर्चा नहीं हो पाती ढंग की, बिल तो सारा पास हो जाता है। नरेंद्र मोदी का कोई काम रुक रहा है? उनकी सरकार का कोई काम रुक रहा है? आपका नुकसान हो रहा है। डिबेट का दिन, डिबेट का वक्त, डिबेट में कौन कौन हो, ये सारी शर्तें लगा के विपक्ष लाइन में खड़ा हो जाता है। जैसे डिबेट ना हो, कोई फरमाइशी गीतमाला चल रही है कि हमने जो बोला वही गाना बजेगा तो बजेगा, नहीं तो रेडियो फोड़ देंगे। भाई सरकार जब साफ कह रही है कि एसआईआर पर चर्चा के लिए तैयार हैं, वक्त दीजिए, होगी, तो फिर दिक्कत क्या है? और एसआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है, खत्म नहीं हुई है, मामला कोर्ट में भी चल रहा है। इधर संसद में विपक्ष ने हंगामा काट दिया, उधर सरकार ने अपने एजेंडे पर फोकस करते हुए कामकाज आगे बढ़ा दिया, क्योंकि इसके अलावा कोई और विकल्प तो है नहीं। हंगामे के बीच आज जीएसटी कानून में संशोधन को मणिपुर में लागू करने से संबंधित बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया ताकि वो ऑर्डिनेंस की जगह ले सके। मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन लगा है, इसलिए संसद में मणिपुर से जुड़ा बिल पास किया गया। इसके अलावा वित्त मंत्री ने 2 और बिल भी सदन में पेश किए। ये बिल तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी और पान मसाला पर नया सेस लगाने से जुड़े थे। मैंने कहा ना, सरकार अपना सारा काम करा लेती है। आप हंगामा किए, बाहर चल दिए, हो गया, आपका आज का अटेंडेंस लग गया, सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन कभी तो सोचिएगा बॉस कि इसी के लिए पब्लिक आपको चुन के भेजी है।
संसद में एसआईआर के अलावा कांग्रेस और बीजेपी सांसद उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर भी भिड़ गए। सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद संसद का यह पहला सत्र है। सीपी राधाकृष्णन का बतौर राज्यसभा सभापति भी यह पहला दिन था। इसी मौके पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने उनको बधाई दी। उनके स्वागत भाषण के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहकर नरेंद्र मोदी सरकार को घेर लिया कि पिछले जो उपराष्ट्रपति थे उन्हें तो फेयरवेल भी नहीं दे पाए। इस तरह की टिप्पणी पर राज्यसभा में हंगामा मच गया। बीजेपी सांसदों ने भी कांग्रेस को याद दिलाया कि कैसे कांग्रेसी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने में लगी हुई थी, उन्हें चीयर लीडर कहती थी। सुनिए राज्यसभा में आज ये लोग कैसे जगदीप धनखड़ को याद कर रहे हैं, जैसे बाप रे बाप कितने जगदीप धनखड़ इनको पसंद थे। सुनिए कैसे हंगामा हो गया। I was disheartened that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition a very healthy life. आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। भैया आप उधर देखेंगे तो खतरा है, अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। संसद में विपक्ष का नॉनस्टॉप हंगामा कब रुकेगा ये तो पता नहीं, इसलिए जो काम जनता के लिए जरूरी है उसे सरकार संसद में निपटा रही है। दूसरी तरफ विपक्षी सांसद क्या कह रहे हैं वो भी देखिए। आज कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी एक स्ट्रीट डॉग को अपनी कार में बिठाकर संसद ले आई। इस पर विवाद हो गया। इस विवाद की सफाई में रेणुका चौधरी ने एक और विवाद खड़ा कर दिया, यह कहकर कि डॉग नहीं कटेगा, ये डॉग नहीं काटेगा, जो संसद में वो काटते हैं। सुनिए, संसद में जो लोग बैठे हैं कह रही हैं कि वो काटते हैं, ये डॉग नहीं काटेगा। सुनिए रेणुका चौधरी। जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? उसका भी पास बनता है क्या? अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले, बना दो पास उसका। संसद में तो ये सब ड्रामेबाजी वाली पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन असल मुद्दा बीएलओ से जुड़ा हुआ है, जो मुद्दा भी बड़ा होता जा रहा है। लगातार बीएलओ की जान जाने की खबरें आ रही। यूपी में मुरादाबाद में एक शिक्षक बीएलओ ने अपनी जान दे दी। मुरादाबाद में 45 साल के सर्वेश सिंह ने रविवार सुबह फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला हमेशा के लिए खत्म कर ली। मरने से पहले सर्वेश सिंह ने जो वीडियो बनाया उसमें चुनावी काम के दबाव का जिक्र किया था। सुनिए सर्वेश सिंह ने अपने आखिरी वीडियो में क्या कहा था। इस बीएलओ के इस वीडियो ने लोगों को झकझोर के रख दिया। यूपी के देवरिया से भी बीएलओ की मौत की खबर आई। 35 साल के लेखपाल आशीष कुमार एसआईआर की ड्यूटी में लगे हुए थे। शुक्रवार को उनकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराया गया और शनिवार को उनकी मौत हुई। जब एसडीएम दिशा श्रीवास्तव मृतक लेखपाल के घर पहुंची तो वो भी काफी इमोशनल हो गई और अपने आंसू नहीं रोक पाई। देखिए जरा। आपको कहीं से भी क्यों 1 मिनट की भी मत सोचिएगा आपके लिए कोई नहीं है। मैं हूँ आपके लिए, मेरी पूरी तहसील है आपके लिए, हम सब खड़े हैं यहाँ पे आपके लिए। एक भी पल को मत सोचना कि कोई नहीं है। हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं।
4 नवंबर से शुरू हुए एसआईआर में अभी तक कई राज्यों के बीएलओ की मौत हो चुकी है। कई बीएलओ ने या तो मौत को गले लगा लिया या हादसे का शिकार हो गए। इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से मामले सामने आए। 27 दिन में 30 से ज्यादा बीएलओ की मौत होने की खबर है। इसमें कई मामले वर्क प्रेशर के बताए गए, कई मामले पर्सनल भी बताए गए। जैसे मध्य प्रदेश के दमोह में श्याम सुंदर शर्मा की फील्ड वर्क के दौरान सड़क दुर्घटना में जान चली गई। राजस्थान में मुकेश जांगिड़ ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। सुसाइड नोट में सीनियर पर काम का दबाव डालने का आरोप लगाया। गुजरात के रमेश भाई परमार की ड्यूटी पर हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। परिवार ने काम के दबाव का आरोप लगाया। इसी तरह मध्य प्रदेश के बालाघाट में अनीता नागेश्वर की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि वो ड्यूटी पर थी, अचानक बीमार हुई और अस्पताल में मौत हो गई। परिवार ने काम के दबाव का आरोप लगाया। तो ऐसे बहुत सारे बीएलओ हैं जिनकी मौत हो रही है और काम के दबाव को वजह बताया जा रहा है। बीएलओ की मौत को लेकर अखिलेश यादव ने आज मोदी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो सुनिए एक बार। जो ये जान जा रही है ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। देखिए, एक सवाल यह भी है कि कई राज्यों में चुनाव को अभी 2-2, 3-3 साल बचे हुए हैं, फिर भी वहां एसआईआर को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है चुनाव आयोग, यह समझ से परे। वहां भी एक साथ जो हो रहे हैं सब में की डेडलाइन एक तय कर दी गई कि 1 महीने में ही सारा काम निपट जाना चाहिए। अभी 1 हफ्ते का वक्त और दिया गया है। लेकिन सवाल है कि भाई जहां अभी 2 साल बाद चुनाव है, 3 साल बाद चुनाव है, वहां चुनाव आयोग को इतनी हड़बड़ी क्यों है एसआईआर कराने की भाई? और तब जब लोग अपनी जान दे रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं, मान लीजिए शुरू में नहीं समझ में आया, अब जब दिख रहा है कि ऐसा मामला हो रहा है तो भैया बढ़ा दो ना। आप देखिए 12 राज्यों में एसआईआर होनी है। एसआईआर जो होनी है या हो रही है वो 12 राज्य में हो रही है, ठीक है? और इनमें कहां कहां कब चुनाव है आप देखते जाइए। इन 12 राज्यों की बात कर रहा हूं। जैसे है बंगाल। बंगाल में 2026 में चुनाव है, ठीक है, आप वहां करा रहे हैं, समझ में आता है कि भाई करा रहे हैं। उसमें भी आपके पास अभी स्कोप है कि आप थोड़ा सा और समय ले सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक है। इसी तरह से असम में देखिए, असम में भी 2026 में चुनाव है, तो वहां आप एसआईआर तेजी से करा रहे हैं। केरल में 2026 में चुनाव है, ठीक है। तमिलनाडु में 2026 में चुनाव है, वहां पर आप एसआईआर करा रहे हैं, समझ में चलिए आ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, भाई 2027 में चुनाव है। 2027 में अभी 2 साल बचा हुआ है और 15 करोड़ से ज्यादा वोटर का एसआईआर होना है। आपको क्या हड़बड़ी है बॉस कि 1 महीने में करा लेना है? वहीं अभी यूपी की खबर आपको बताया कि वहां पर मौत की खबर आई बीएलओ की। गुजरात में 2027 में चुनाव है बॉस। क्या हड़बड़ी है आपको कि गुजरात में आपको अभी 12 राज्यों के साथ कराना है? मध्य प्रदेश में 2028 में चुनाव है, अभी 3 साल बचा हुआ है। मध्य प्रदेश से भी बीएलओ की खबर आई। इसी तरह आप देखिए छत्तीसगढ़ में 2028 में चुनाव है बॉस। राजस्थान में वहां से भी खबर आई बीएलओ की मौत की। राजस्थान में भी अभी 2028 में चुनाव है। कौन बात का इतना प्रेशर है बॉस चुनाव आयोग पे? अब आप देखिए पुडुचेरी में 2026 में है, और इसके अलावा आप देखिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में 2029 में लोकसभा का जब चुनाव होगा तो यही बात समझ में नहीं आ रही कि भाई अगर मान लीजिए आपने शुरू में एक डेडलाइन रखी कि ना 1 महीने में करके देना ही देना है, अब जब आप देख रहे हैं कि अलग अलग बीएलओज के आ रहे हैं वर्जन की भाई तनाव है, प्रेशर है, किसी की मौत हो गई, किसी ने कुछ कर लिया, बढ़ा दीजिए। अभी तो 3 साल है, कहीं 2 साल है, अभी बढ़ाएं 7 दिन, अभी बढ़ाएं 7 दिन, वो भी 7 दिन। भाई जहां अभी समय है 2-2, 3-3 साल, वहां बढ़ा दीजिए ना भाई। एक वोटर छूटना नहीं चाहिए, अरे तो एक बीएलओ मरना भी तो नहीं चाहिए। बंगाल में भी वर्क प्रेशर में बीएलओ की मौत के मामले आ चुके हैं। वहां एसआईआर के विरोध में प्रोटेस्ट भी है, हो रहा है। आज कोलकाता में बीएलओ ने जोरदार प्रदर्शन किया। एसआईआर में हो रही परेशानियों को लेकर बीएलओ आज चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर जुटे थे। पहले तो ऑफिस का घेराव किया गया। इस दौरान जब प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसने की कोशिश की तो उनकी पुलिस से झड़प भी हो गई। तो बीएलओ भी तो इंसान है भाई। और एसआईआर जो इस देश के लिए इतना जरूरी है, इस तरह की खबरों से उस एसआईआर को लेकर लोगों के मन में भी गुस्सा बढ़ जाएगा।
उसकी जो सैंटिटी है वो प्रभावित होगी। ये चुनाव आयोग को समझना होगा, पता नहीं कब समझेगी। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको दिखाऊंगा जुल्म, जिहाद और मुसलमान को भड़काने का पूरा प्लान। मदनी से लेकर ओवैसी के बवाल का चैप्टर, सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ओवैसी मदनी के निशाने पर। राहुल अखिलेश का गेम फिर बिगड़ने वाला है क्या, अब इसका चैप्टर। इस वक्त मुस्लिम वोटों के लिए ऐसी भयंकर लड़ाई चल रही है कि मुसलमानों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। कोई जुल्म की बात कर रहा है, कोई जिहाद की बात कर रहा है, किसी के निशाने पर सरकार है, किसी के निशाने पर सुप्रीम कोर्ट है। सारी लड़ाई इस बात पर आ गई है कि मुसलमान किसके कहने पर किसको वोट करेगा। ओवैसी इस बात में लगे हैं कि मुसलमानों का नेता मुसलमानों का नेता मुसलमान ही हो। ओवैसी ये कहकर बिहार में लालू राहुल का गेम बिगाड़ चुके हैं। अब यूपी में अखिलेश राहुल का गेम बिगाड़ने को कमर कस चुके हैं। उधर ओवैसी के अलावा जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी भी इस लड़ाई में उतर गए हैं। महमूद मदनी ने तो सीधे सीधे जिहाद की वकालत कर दी। मदनी के बयानों से गजब का हंगामा मचा हुआ। आप देखिए कि ओवैसी कह रहे हैं कि शरीयत पर हमला बर्दाश्त नहीं है, शरीयत पर हमला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। एक मस्जिद शहीद करोगे, हम लाखों मस्जिद आबाद करेंगे। उधर महमूद मदनी कह रहे हैं कि जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा। कुछ फैसले ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहने का हक नहीं रहा। वंदे मातरम कहना मुर्दा कौम की निशानी है इनके हिसाब से। ओवैसी के नेता कह रहे हैं कि हम अपनी पर आए तो गलियां कम पड़ जाएंगी। आपको इस पूरी पॉलिटिक्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले जो हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी कोई सड़क चलते हुए आदमी नहीं है, बहुत बड़े धार्मिक नेता हैं। उनकी बात को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुम एक मस्जिद को शहीद करें मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और कोर्ट का जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा किसी ने शहीद नहीं किया। देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा मौलाना महमूद मदनी की हो रही है, जो जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं। मदनी ने ऐसी बातें कही हैं जिनसे हंगामा मच गया है, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जमीयत उलमाए हिंद के एक कार्यक्रम में महमूद मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी अपने हिसाब से जिहाद की वकालत कर रहा है। एक बार पहले महमूद मदनी का यह बयान सुनिए, फिर बताता हूं कि इस पर हंगामा कैसे हो रहा है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है। ताहम यह हकीकत जहन नशीन रहनी चाहिए कि नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। महमूद मदनी ने जो बातें कही उस पर आम मुसलमानों का क्या कहना है वो भी आज आपको दिखाऊं, लेकिन पहले मदनी के बयान पर मचे हंगामे की तस्वीर देखिए। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद ने मदनी के बयान के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट किया। मदनी का पुतला जलाकर विश्व हिंदू परिषद ने अपना विरोध जताया। महमूद मदनी ने भोपाल में ही जिहाद वाला बयान दिया था, जिसके बाद वहां हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। उस पर एक रिपोर्ट देखिए वहां से। भोपाल में मौलाना मदनी के खिलाफ गुस्सा देख पा रहे होंगे आप तस्वीरों में। यहाँ पर मदनी का पुतला बनाकर उस पर जूते चप्पलों की बौछार की जा रही है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से मौलाना मदनी ने तमाम बयानबाजी की है, वो चाहे वंदे मातरम के खिलाफ हो, वो दरअसल महमूद मदनी ने सिर्फ जिहाद पर बयान नहीं दिया। महमूद मदनी ने मुसलमानों को जगाने के लिए वंदे मातरम का भी जिक्र किया। मदनी ने कहा कि जो मुर्दा कौम होती है
वो सरेंडर कर देती है। इनसे वंदे मातरम गाने को कहो वो गा देते हैं, लेकिन जिंदा कौम हालात का मुकाबला करती है। सुनिए। इसलिए मैं कहता हूं कि मुश्किलात जिंदगी की अलामत हैं। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती हैं। महमूद मदनी के जिन बयानों पर भयंकर हंगामा मचा हुआ है, कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है। बिहार में ओवैसी ने कांग्रेस और आरजेडी का खेल खराब किया। अब कांग्रेस को लग रहा है कि मदनी की बातों का समर्थन करने से मुसलमान का वोट उनको मिल जाएगा, यानी ओवैसी के काउंटर के तौर पर मदनी का समर्थन। इमरान मसूद और पप्पू यादव जैसे नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए एक बार। हालात देखिए ना, जो मदनी साहब ने कहा है उसकी गंभीरता को सोचिए कि क्यों उनको ऐसा कहना पड़ रहा है। जो उन्होंने बोला है उनकी शब्दों के वजन को समझिए। मदनी कोई सड़क चलते हुए आदमी नहीं है, बहुत बड़े धार्मिक नेता हैं। उनकी बात को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। भैया मरता क्या नहीं करता, जिहाद का मतलब क्या होता है? अपने बचने के लिए आवाज उठाएंगे। जिहाद का मतलब क्या आतंकवादी है, उग्रवादी? इसमें क्या दो मत है? जुर्म तो आप गरीबों पर कर ही रहे हैं, कमजोरों पर कर ही रहे हैं। अंतिम में लोगों को लगेगा कि अब कुछ बचेगा ही नहीं, तो वैसे भी मरेगा, वैसे भी मरेगा। अगर महमूद मदनी भड़काऊ बयान दे रहे हैं तो ओवैसी भी पीछे नहीं है। बिहार के बाद ओवैसी की निगाहें अब असम और बंगाल पर है। इसके लिए ओवैसी अभी से मुस्लिम सेंटिमेंट्स को उछालने में लग गए। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया और कहा कि बाबरी मस्जिद शहीद होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी ने उसे शहीद नहीं किया। सुनिए ओवैसी। हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और कोर्ट का जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा किसी ने शहीद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कहा कि आस्था की बुनियाद पर मस्जिद आपको नहीं दी जा सकती। मुल्क की तारीख उठाकर पढ़ लो, जो लोग आज मुसलमानों को गाली देते हैं और वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे पूछते हैं। इतना सब हमने सहा और कल भी सहेंगे, मगर वतन से नफरत के मजाहरे नहीं किए। ओवैसी ने इशारों इशारों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया, जबकि महमूद मदनी तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पर ही अटैक करने लग गए। मदनी ने कहा कि पिछले कुछ समय से ऐसे फैसले आए हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान के दायरे में फैसले नहीं देता तो उसे सुप्रीम कहलाने का अधिकार ही नहीं है। कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। नज़रअंदाज करते हुए ज्ञान वापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का, यानी इनकी मर्जी के हिसाब से फैसला ना आए तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कहलाने के लायक नहीं। ओवैसी की पार्टी के नेता भी भड़काऊ बयान देने में पीछे नहीं। हैदराबाद के नामपल्ली से एआईएमआईएम के विधायक माजिद हुसैन का एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। माजिद हुसैन ने महाराष्ट्र के वाशिम में एक रैली की। माजिद हुसैन ने कहा कि एआईएमआईएम कोई बच्चों का खेल नहीं है, जब अपनी पर आएंगे तो गली गली कम पड़ जाएगी। यही ओवैसी के भाई 15 मिनट की बात करते थे, इनके नेता गली कम पड़ने की बात कर रहे हैं। खैर, पाठशाला में बगली क्लास, इधर भारत ठोकने की तैयारी में, उधर इमरान को लेकर गजब कोहरा। मुनीर ने सीक्रेट मीटिंग में क्या प्लान बनाया? पाकिस्तान में सड़क पर बवाल और फौज, मुनीर अब फाइनल एक्शन की तैयारी में है क्या? पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान को लेकर जो बवाल चल रहा है उसके बीच मुनीर के लिए बहुत बड़ी आफत यह आ गई है कि उधर इमरान से मुनीर निपट नहीं पा रहा है, इधर नरेंद्र मोदी ने आज एक ऐसा धमाका कर दिया जिसे देखकर पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। पाकिस्तान में मचे कोहराम के बीच नरेंद्र मोदी का यह बड़ा धमाका क्या है, इसके बारे में आज आपको दिखाऊंगा। यह भी बताऊंगा कि जिस वक्त भारत पाकिस्तान को ठोकने की तैयारी में है, उस वक्त पाकिस्तान में कैसे मुनीर इमरान के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। पाकिस्तान की सड़कों पर बवाल के बीच मुनीर की फौज ने क्या प्लान बनाया है, मुनीर की सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ है, क्या मुनीर अब फाइनल एक्शन की तैयारी में है, इमरान खान पर जबरदस्त सस्पेंस के बीच पाकिस्तान में कल क्या बड़ा होने वाला है जिस पर सबकी निगाहें हैं।
लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है, पहले उसकी एक झलक देखिए। पिछले मंगल ज्यादा है, अगले मंगल को और ज्यादा होंगे और बढ़ेंगे। जो हमारा डिक्टेटर इस वक्त है आसिम मुनीर, पाकिस्तान के अंदर क्या भयंकर बवाल चल रहा है, इमरान और मुनीर की आर पार की लड़ाई कैसे शुरू होने वाली है, आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि पाकिस्तान में सबको कुचलकर तानाशाह बनने की तैयारी कर रहे मुनीर को कैसे भारत कुचलने वाला है। और इसका ट्रेलर आज नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को ठोकने की पूरी तैयारी की है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी, उसी ब्रह्मोस मिसाइल का आज कॉम्बैट टेस्ट किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये आज की तस्वीर है जो मुनीर और पूरे पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए काफी है। इस ब्रह्मोस मिसाइल का कॉम्बैट टेस्ट हुआ है आज, देखिए जरा। आज बंगाल की खाड़ी में सदर्न कमांड और अंडमान निकोबार कमांड ने मिलकर ब्रह्मोस का टेस्ट किया है। लॉन्च व्हीकल पर ब्रह्मोस को लाया गया और फिर जोरदार धमाके के साथ ब्रह्मोस फायर कर दिया। ब्रह्मोस को देख रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य को सटीकता से भेदा। यह टेस्ट इंडियन आर्मी की लंबी दूरी की प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी और ऑपरेशनल तैयारी को मजबूत करता है। एक बार देखिए ब्रह्मोस का जलवा। ब्रह्मोस का यह रूप देखकर पाकिस्तान में सेना से लेकर सरकार तक में हड़कंप मच जाएगा, क्योंकि पिछली बार उन्होंने ब्रह्मोस से ही मार खाई। उनको पता है कि ब्रह्मोस क्या कर सकता है। आप देखिए कि मुनीर कैसे चारों तरफ से गिरता जा रहा है। एक तरफ इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में बड़ा बवाल होता दिख रहा है, उधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी मुनीर की सेना पर हमले तेज कर दिए। बीते 24 घंटों में पाकिस्तान 7 बड़े धमाकों से दहल उठा है। उधर पिछले दिनों हुई एयर स्ट्राइक से भड़की अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पहले ही पाकिस्तान से बदला लेने का ऐलान कर चुकी है। और इधर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान सुधरा नहीं है। सुनिए बॉर्डर पर जिस तरह पाकिस्तान ने तनाव वाले हालात बनाए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुली चेतावनी दे रहे हैं और वो देश के लोगों को कह रहे हैं कि तैयार रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी हाल में ही जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान बेस्ट टेररिस्ट कैंप्स को तबाह कर दिया। हालांकि हमने बेहद संतुलित उत्तर दिया था, बहुत ही बैलेंस तरीके से उत्तर दिया था, और हमारा जवाब एस्केलेटरी नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के रवैये ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर सिचुएशन को नॉर्मल नहीं रहने दी। मुनीर की टेंशन इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि इधर भारत ने पूरी तैयारी कर रखी है, उधर पाकिस्तान में इमरान खान के लोग आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं। इमरान खान के लोग अब तक रावलपिंडी में अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठे थे। अब इन्होंने कल इस्लामाबाद में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। इमरान की बहनों और पीटीआई के बड़े नेताओं और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में इस्लामाबाद पहुंचने की अपील की है। तय कार्यक्रम के मुताबिक इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सभी सांसद कल सबसे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। इस्लामाबाद में प्रदर्शन के बाद इमरान खान के समर्थक एक बार फिर रावलपिंडी में अदियाला जेल के बाहर पहुंचेंगे। इमरान खान के समर्थन में होने वाले प्रदर्शन में उनकी बहनों के अलावा जो चेहरा सबकी नजर में आया है वो है खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के सीएम सोहेल आफरीदी का, जिनकी मुनीर के इशारे पर अदियाला जेल के बाहर सड़क पर पिटाई का वीडियो खूब वायरल हुआ। अब खबर है कि मुनीर के इशारे पर खैबर पख्तूनख्वा में सरकार पीटीआई की राज्य सरकार को बर्खास्त करने की तैयारी हो चुकी है। सुरक्षा हालात बहुत खराब होने का हवाला देकर खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर गवर्नर रूल लगाने का प्लान तैयार कर चुका है। खैबर पख्तूनख्वा को लेकर मुनीर का प्लान यह बता रहा है कि पाकिस्तान में भयंकर बवाल के हालात बन चुके हैं। मंगलवार को बड़े प्रदर्शन के ऐलान के बाद तख्ता पलट की फिराक में बैठे मुनीर ने एक्टिवेट होते हुए ये क्या किया है वो बताया जा रहा है कि मुनीर ने इन प्रदर्शनों को लेकर एक सीक्रेट मीटिंग की है। इस बैठक में बवाल की आशंका के बीच सेना के एक्शन प्लान पर चर्चा हुई है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बड़ी संख्या में सेना की तैनाती के आदेश दे दिए गए।
खुफिया एजेंसीज को भी हाई अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है। रावलपिंडी में अदियाला जेल के आसपास के इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी करने के लिए भी कहा गया है। देखिए, मुनीर के पास समय कम है, उसे पता है भारत कभी भी ठोक देगा और इसीलिए वो जल्द से जल्द देश में सत्ता अपने हाथ में लेना चाहता है। मुनीर प्लान बना रहा है। उधर इमरान खान के लोग और उनकी बहनें लगातार मुनीर की पोल खोलने में जुटी हैं। इमरान खान की बहन नौरीन खान ने कहा है कि मुनीर के इशारों पर ही जेल के अंदर इमरान खान की हत्या की अफवाहें फैलाई गई। जो हमने आपसे कहा था पाठशाला में, ये मुनीर करवा रहा है और वही इमरान खान की बहनें कह रही हैं। दरअसल ये लोग इस बात का अंदाजा लगाना चाहते हैं कि इमरान खान की मौत की खबर से पाकिस्तान के माहौल पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। यही नहीं, नौरीन खान ने मुनीर को तानाशाह बताया और कहा कि शहबाज शरीफ सिर्फ इसलिए चुप बैठा है क्योंकि चुनाव में सीटें हारने के बाद भी मुनीर ने उसे पीएम बनाया। इमरान खान की बहन को सुनिए एक बार। खैर, मुनीर जितना भी हाथ पैर चला ले, उसे पता है कि उसके पास वक्त ज्यादा नहीं। फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया पाठशाला में अगले चैप्टर का, जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की वो तस्वीर आ गई जिसे देखकर हैरान रह जाएंगे। 50 हाथियों के वजन जितना भारी शिवलिंग और उसके अनोखे चमत्कार का चैप्टर अब खोलने जा रहा हूं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब बिहार में भी ऐसा भव्य राम मंदिर बन रहा है जिसकी चर्चा अभी से होने लगी है। कहा जा रहा है कि राम जानकी का यह मंदिर जब पूरा बन जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल मंदिर होगा। लेकिन जितनी चर्चा इस मंदिर की है, उससे ज्यादा सुर्खियों में इस वक्त मंदिर में स्थापित होने वाले शिवलिंग को लेकर चर्चा हो रही है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यह दुनिया का, ध्यान से सुनिए, दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे भारी और सबसे भव्य शिवलिंग बनकर तैयार हो चुका है। इस शिवलिंग को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तैयार किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग को बिहार के चंपारण में बन रहे विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा। जब इस विशाल शिवलिंग की पहली तस्वीर दुनिया के सामने आई तो लोगों की आंखें फटी रह गईं। देखिए इस विशाल शिवलिंग को। किसी ने सोचा भी नहीं था कि शिवलिंग का आकार इतना बड़ा भी हो सकता है, जिसे इतने बड़े ट्रक पर रखकर ले जाना पड़ रहा है। यह शिवलिंग इतना बड़ा है कि इसे बहुत बड़े ट्रक पर क्रेन की मदद से चढ़ाना पड़ा है। अब यह शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बिहार के पूर्वी चंपारण के लिए रवाना हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग देखने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि इतना विशाल शिवलिंग बना कैसे? इसे बिहार से 2000 किलोमीटर दूर ही क्यों बनाया गया? बिहार में बना लेते। आज आपको इस सब के बारे में बताऊंगा। देखिए, भारत का युवा अपनी सनातन संस्कृति और परंपरा की तरफ लौट रहा है और इसकी झलक यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु के महाबलीपुरम तक दिखाई दे रही है। महाबलीपुरम में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बनकर तैयार हो चुका है। जब यह शिवलिंग बनकर तैयार हुआ तो लोगों की भीड़ जुट गई। यह शिवलिंग इतना बड़ा और भारी है कि आसपास की सभी चीज इसके सामने छोटी लगने लगी। महाबलीपुरम में बने दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग को कहां स्थापित किया जाएगा, आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले इस शिवलिंग की खासियत जान लीजिए। इस शिवलिंग को ग्रेनाइट के एक ही पत्थर पर, अलग अलग पत्थर नहीं, ग्रेनाइट के एक ही पत्थर पर शिवलिंग को तराशा गया है। 33 फीट ऊंचा यह शिवलिंग दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल स्टोन शिवलिंग है। इस शिवलिंग का वजन 210 टन यानी 2,10,000 किलो है, यानी करीब 50 हाथियों के बराबर इस शिवलिंग का वजन है। 50 हाथी और 3,000 लोगों के बराबर इसका वजन है। शिवलिंग को कड़ी मेहनत के बाद 3 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इस शिवलिंग को बनाने में हर बारीक से बारीक चीज का ध्यान रखा गया है। यह शिवलिंग ऊपर से तो चिकना है, जैसा कि आपने हर शिवलिंग में देखा होगा, लेकिन इस शिवलिंग के बेस में 14 लाइन में छोटे छोटे शिवलिंग बनाए गए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भी शिवलिंग है जो उकेरे हुए हैं इसमें। इस भव्य शिवलिंग के बेस में हर लाइन में कुल 72 शिवलिंग है, जो कि कुल 1008 शिवलिंग हो जाते हैं। इसमें से हर छोटे शिवलिंग की ऊंचाई 9 इंच है, यानी जबरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है। देख रहे हैं, उसमें छोटा छोटा शिवलिंग दिख रहा है। 1008 शिवलिंग और ऊपर शिवलिंग का जो हिस्सा है वो। शिवलिंग को तमिलनाडु से बिहार तक ले जाना भी किसी चुनौती से कम नहीं। शिवलिंग को ट्रक पर लोड करने से पहले इंजीनियर्स को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इंजीनियर्स ने ट्रक के हाइड्रोलिक ब्रेक चेक किए, फिर इसे क्रेन की मदद से ट्रक पर चढ़ाया और धीरे धीरे रवाना किया गया। यह रास्ता बहुत लंबा है। ट्रक पर लदा यह शिवलिंग तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश पहुंचेगा, फिर ओडिशा पहुंचेगा और फिर झारखंड से गुजरेगा। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बिहार के पूर्वी चंपारण की दूरी करीब 2230 किलोमीटर है। ऐसे में महाबलीपुरम के बाद हैदराबाद, फिर नागपुर, फिर जबलपुर, फिर सतना, फिर मिर्जापुर, फिर छपरा और आखिर में जाकर पूर्वी चंपारण के कैथवलिया गांव में विराट रामायण मंदिर तक यह शिवलिंग पहुंच पाएगा।
21 नवंबर से इस विशाल शिवलिंग की बिहार तक की यात्रा शुरू हो चुकी है। अभी जहां जहां से यह शिवलिंग गुजर रहा है वहां पर लोगों की आस्था दिखाई दे रही है। जगह जगह लोग ट्रक पर लदे इस शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस शिवलिंग को जिस ट्रक पर लेकर जाया जा रहा है उसके लिए भी विशेष परमिट लिया गया है। शिवलिंग की सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। करीब 14 लोग ट्रक के साथ लगातार चल रहे हैं। इसके अलावा 10 टायर वाला एक ट्रक और 2 एस्कॉर्ट गाड़ियां भी इसके साथ में चल रही हैं। शिवलिंग इतना भारी है कि इसे 96 टायर वाले हैवी ड्यूटी ट्रक पर ले जाया जा रहा है। ट्रक भी मात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पा रहा है। यानी जितनी स्पीड से कोई पैदल चलता है यह ट्रक उससे भी धीरे चल रहा है। आप सोचिए, ऐसे में अगर यह ट्रक लगातार 24 घंटे भी चलेगा तो इसे बिहार पहुंचने में करीब 19 दिन लग जाएंगे। लेकिन कई जगह रुकावटें भी आएंगी। ऐसे में इसके 2 महीने में मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद है। रास्ते में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए इसके लिए इसके रास्ते में कई सड़कें चौड़ी की गई, पुल मजबूत किए गए हैं ताकि इतना भारी लोड आसानी से गुजर सके। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब यह विशाल शिवलिंग बिहार पहुंच जाएगा तो इसे 750 टन की एक क्रेन से इंस्टॉल किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बिहार में बन रहा है। सभी तैयारियां भी बिहार में ही हो रही हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि फिर आखिर शिवलिंग को बिहार से 2000 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम में क्यों बनवाए भाई? इसकी भी वजह है, वो अब आपको बताता हूं। तमिलनाडु का महाबलीपुरम सदियों से पत्थर की नक्काशी के लिए जाना जाता है। शिवलिंग को बंगाल की खाड़ी और ग्रेट सॉल्ट लेक के बीच बसे हुए कस्बे में बनाया गया है। महाबलीपुरम के कारीगरों ने विशाल ग्रेनाइट ब्लॉक को चुना जो लोकल क्वारी से आया था और इसीलिए इसको वहां बनाया गया और फिर उसको बिहार पहुंचाया जा रहा है। और दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार के सबसे बड़े, बिहार में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में स्थापित होने जा रहा है। 3 साल लगे हैं इसको बनाने में, यह याद रखिएगा। 50 हाथी के बराबर इसका वजन है। 3 साल लगा है, 3 करोड़ रुपए लगे हैं और अनगिनत लोगों की मेहनत लगी है और तब जाकर यह भव्य दिव्य शिवलिंग तैयार हुआ है जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अब लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा शिवलिंग भी हो सकता है, लेकिन जब सोचा था या नहीं सोचा था कि बात हो रही है तो ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट आएगा। ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। और आज का सवाल ये कि आप में से शायद ही कोई होगा जिसने शिमला मिर्च ना खाई हो, लेकिन क्या सोचा है कि कभी कि शिमला मिर्च का नाम शिमला मिर्च कैसे पड़ा? और जब शिमला मिर्च तीखी होती ही नहीं है तो मिर्च कहलाती क्यों है भाई? आज इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम की उत्पत्ति मध्य और दक्षिण अमेरिका में हुई थी। 16वीं सदी में कोलंबस ने इसे यूरोप तक पहुंचाया और पुर्तगालियों के साथ ये भारत पहुंची। ब्रिटिशर्स ने शुरुआत में इसे शिमला में उगाया क्योंकि वहां पे उनका गर्मी में राजधानी होती थी, तो वहां शिमला में उगाए और वहीं से इसका नाम शिमला वाली मिर्च यानी शिमला मिर्च पड़ गया। वैज्ञानिक तौर पर शिमला मिर्च एक फल है। सामान्य मिर्च में कैप्साइसिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो उसको तीखा बनाता है। शिमला मिर्च में कैप्साइसिन ना के बराबर होता है, इसलिए शिमला मिर्च तीखी नहीं होती। लेकिन शिमला मिर्च आती मिर्च के परिवार से है, इसलिए इसे मिर्च कहते हैं। और शिमला मिर्च को अगर आप हिस्सों में देखेंगे तो आपको दिखने में भी ये मिर्च जैसी ही लगती है। तो इसलिए विदेशों से आई शिमला मिर्च होती तो मिर्च जैसी है, लेकिन मिर्च होती नहीं है और ना मिर्च जैसी तीखी होती, लेकिन फिर भी है मिर्च। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।